नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फल तुड़ाई के बाद बेर के बाग का प्रबंधन। सर्दी में मुर्गों के चूजों की देखरेख पर जानकारी। गरीबों का फल बेर की अगर बात करें तो ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसकी बागवानी अपने राज्य में सफलतापूर्वक की जाती है। अभी प्रदेश में कुछ स्थानों पर बेर के फलों की तुड़ाई हो रही है और कई जगह फलों की तुड़ाई हो चुकी है। तो बेर के बाग से आने वाले दिनों में अधिक फलों का उत्पादन करने के लिए बाग में समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है। तो बेर के बाग में फल तुड़ाई के बाद कौन कौन से कार्य को करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विषय विशेषज्ञ। जिन किसान भाइयों को बगीचे लगे हैं उनका रख रखाव कैसे करें। जैसे किसान भाई इसकी उपज ले लेते फरवरी या मार्च के महीने में ख़त्म हो जाती, उसके बाद इस पेड़ को कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं देना, ऐसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसकी पत्तियाँ ड्रॉप गिर जाती हैं। पत्तियाँ गिरने के बाद इसके डंठल दिखाई देते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बेर के फलों की तुड़ाई के बाद अक्सर वृक्षों की शाखाओं की कटाई छटाई करने लगते हैं। साथ ही इनके बागों में सिंचाई कर देते हैं, जिससे इन वृक्षों पर समय से पहले ही नई शाखाएं निकल आती हैं, जिसमें अच्छा फलन नहीं होता। अतः आप इन वृक्षों की कटाई छटाई कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। तो मई के महीने में इसकी कटाई छटाई करते हैं, हैवी कटाई छटाई करते हैं, जिससे इसके पेड़ के रुंडे दिखाई देते जाकर के। कटाई करने के बाद इसके थाले की एक मीटर घेरे में अच्छी तरह से गुड़ाई कर देते, खुदाई कर देते। खुदाई करने से क्या होता है कि इसके अंदर की जो हानिकारक लट वगैरह है सारी तप जाती है और धूप का प्रवेश अच्छा चला जाता है, पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है जा करके। और कटाई करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जैसे ही बारिश का मानसून आता है तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ होने के बाद इसमें गोबर की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम पर पेड़ के हिसाब से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की तीन की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटास पर पौधे प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटेशियम की पूरी मात्रा ये जुलाई के महीने में इसमें दे देते हैं। और अगर बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, अगर बारिश नहीं हुई तो इसमें पानी देते, फर्टिलाइजर जैसे उर्वरक देते, तैसे में इसको ज़मीन के अंदर पौधे से 1 फीट की दूरी हटा करके इसमें अच्छी तरह से मिला देते। मिलाने के बाद इसमें पानी दे देते और इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ जब शुरू होती है तो राजस्थान के अंदर केवल जुलाई और अगस्त 2 महीने बारिश होती है और उस पीरियड में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है जाकर। जैसे ही इसके फूल आना शुरू होते हैं सितंबर के महीने बारिश हमारी चली जाती है और उस पीरियड में अगर बारिश हो जाए तो इसके लिए इससे फायदे के बनता है, इसमें नुकसान होता है जा करके। तो जैसे फूल से फल बनता है तब तक इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और हमारे अगस्त के महीने में बारिश चली जाती है, जो सितंबर के महीने में फूल आना शुरू होता है, सितंबर और अक्टूबर में फल का विकास बढ़वार होती है और नवंबर से इसमें फल का विकास शुरू हो जाता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी के थोड़े साधन भी हैं तो जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची थी वो नवंबर के महीने में उसमें दे करके और इसमें पानी पिला देते। तो देखते हैं, आप देख रहे हो कि किस तरह से फल का विकास हुआ है। फल का धीमे धीमे विकास हो रहा है और ये अच्छे बढ़ जाते हैं। बढ़ने के बाद जैसे हमारी गोला वैरायटी जो अगेती होती है वो दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाती, पकना शुरू हो जाती है और ये मार्केट में जाती है। जो चीज़ अगेती आती है मार्केट में उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो किसान भाई ये थोड़ा ध्यान रखें, जब हम फलों की तोड़ाई कर रहे हैं तो फलों को ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही जैसे कटे हुए पक्षियों से नुकसान की हुई है, कीड़ियों से प्रभावित हैं, अगर वैसे ही फल आप लेके जाओगे मंडियों में तो आपको अच्छे पैसे नहीं मिले। तो उस समय आपको ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेडिंग करने से क्या होता है कि जो अच्छे फल होते हैं उनके बहुत अच्छे पैसे मिलते जा कर के और जो छोटे साइज के होते हैं उनके कम पैसे मिलते हैं। ना आड़तियाँ तो यही करते हैं कि जो अच्छे फल हैं उनके साथ खराब के साथ बेच करके खराब के किस्म को पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा किसान भाई इनको ध्यान रखें। इस तरह से किसान भाई अपनी जो शुष्क क्षेत्र में ज़मीन है जहाँ पानी के साधन है वहाँ बेर की फसल लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा कर सकते हैं और अपने जीवन को आर्थिक सुखमय बना सकते हैं।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि व्यवसायों में मुर्गी पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और इससे अच्छा लाभ तभी मिलेगा जब इसकी मौसम के अनुसार देखरेख की जाएगी। जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो इस समय मुर्गियों के चूजों के आवास और आहार व्यवस्था के साथ बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना होगा, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल से। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों के टीकाकरण के बारे में, क्योंकि एक सूत्र वाक्य है कि बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने मुर्गियों के समूह में बीमारी को आने से रोक देंगे तो आपको उनको नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बीमारी आने पर जो उत्पादन और हानि जो होती है उसको आप आसानी से रोक सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात करें टीकाकरण का पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में, तो सर्वप्रथम मुर्गियों में मैरेक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः हैचरी से एक दिन के चूजे में लगाकर किसान भाइयों को दिया जाता है। उसके उपरांत जब किसान भाई चूजों को लेकर आते हैं तो उसके पश्चात 7 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का B1 या F1 स्ट्रेन किसान भाइयों को मुर्गियों के चूजों के नाक या आँख के द्वारा 2 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 14 दिन की उम्र में IBD या गंबोरो नामक बीमारी का टीका देना चाहिए, जिसको कि पानी में मिलाकर 0.2 ml प्रति चूजे की दर से दिया जाता है। इसके पश्चात 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके पश्चात 28 दिन की उम्र में गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज पीने के पानी में मिलाकर चूजों को दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो करीब 30 से 32 दिन की उम्र में हमको IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का भी टीका पीने के पानी में देना चाहिए। उसके पश्चात 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका दिया जाता है। इसको देने के लिए स्क्रैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं और मुर्गियों के जो पंख में थोड़ा सा खुरच कर वहाँ पर कुछ 4-5 बूंद टीके की उस खुरचे हुए पंख के ऊपर डालते हैं और वो आराम से उस पंख से वो अवशोषित हो जाता है और फाउल पॉक्स बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ दिनों में मुर्गियों में विकसित हो जाती है। इसके पश्चात 56 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का पुनः टीकाकरण, जो कि R2B नामक स्ट्रेन को दिया जाता है, और इसको देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा मांस में इंट्रामस्कुलर आपको देना चाहिए। इसके पश्चात 12 सप्ताह की उम्र में फाउल कोलेरा बीमारी का टीका भी कई किसान भाई जगह विशेष के हिसाब से लगाते हैं। यदि उस जगह में पहले फाउल कोलेरा बीमारी आती है तो हमको इस टीके का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पश्चात 14 सप्ताह की उम्र में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रति 2 माह या 8 सप्ताह के अंतराल पर आपको रानीखेत का लासोटा नामक टीका लगातार पानी में देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। अब हम टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाजार में जो डिवर्मर एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। जब कभी वैक्सीन, जिस दिन वैक्सीन किया जाता है उस दिन दाने में किसी भी प्रकार की
एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं, या पानी में भी एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं। कि जब कभी हम पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने मुर्गियों के जो उत्पादन क्षमता है और उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता उसको उच्च बनाए रखेंगे और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बहुत उच्च स्तर पर। आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजेंद्र कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की सामान्य समय पर बोई गई फसल अभी गांठ बनने की अवस्था पर है, अतः किसान भाई तीसरी सिंचाई जल्द से जल्द करें। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में अभी फुटान अवस्था चल रही है, अतः किसान भाई जल्दी से जल्दी दूसरी सिंचाई का प्रबंध करें। कुष्मांड कुल की अगैती किस्म जो कि ग्रीष्म काल में लगाई जाती हैं, इच्छुक किसान इसकी बुआई के लिए बीज, खाद, उर्वरक एवं रसायन की अग्रिम व्यवस्था कर लें। बुआई से पहले बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें तथा इनके बीजों को प्लास्टिक बीज की थैलियों में बुआई करें। एक थैली में किसान भाई 3 बीजों की बुआई करें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। कद्दू के लिए पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। टिंडा के लिए बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा आदि किस्मों का चयन करें। ककड़ी के लिए लखनऊ अगैती एवं अर्का शीतल अच्छी किस्म है। चिकनी तोरई के लिए पूसा चिकनी, सिलेक्शन 99 आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। धारीदार तोरई के लिए पूसा नसदार, खीरा के लिए बालम खीरा, पूसा संयोग। इसी प्रकार लौकी के लिए पूसा समर प्रोफोलिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोफोलिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नबीन, पूसा मेघदूत और अर्का बिहार आदि उन्नत किस्में हैं। करेले के लिए उन्नत किस्म कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित एवं पूसा विशेष का चयन कर सकते हैं। इस समय मेथी, मटर, जीरा और धनिया में फफूंदी रोग लगने की संभावना है। फसलों में इन बीमारियों के लक्षण दिखाई देते ही किसान भाई डायनोकैप 48 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर की नर्सरी लगाने का उचित समय है, अतः किसान भाई उन्नत किस्मों का बीज का चयन कर नर्सरी तैयार करें। चने और पछेती मटर की फसल में इस समय फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए सिंचित अवस्था में डायनोकैप 48 EC 1.25 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय दुधारू पशुओं में थनैला रोग होने की संभावना हो सकती है, अतः किसान इसके बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें एवं दूध दोहने के उपरांत थन व आयन को पोटेशियम परमामैग्नेट यानी लाल दवा से नियमित रूप से धोते रहें। थन चटकने की स्थिति में 1 भाग ग्लिसरीन एवं 1 भाग पोटेशियम परमैग्नेट को दूध दोहने के बाद पशु के थनों पर लगाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजौला, जिला भीलवाड़ा के कृषक सुरेश कुमार ने। आप प्याज की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज प्याज के फसल के ऊपर आपको आज उनके रोगों और कीड़ों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो कैसे करें इन कीट रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। प्याज की फसल में लगभग कई प्रकार के कीड़े लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कीड़ा जो है वह होता है थ्रिप्स, जो कि हल्के पीले रंग का दिखाई देता है और यह फसल की पत्ती के ऊपर, हरी पत्तियों के ऊपर कुछ धारीदार संरचना होती है, जिसके अंदर यह बैठकर रस को चूसता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पत्तियां हैं फसल की, उनके क्लोरोफिल में कमी आने लग जाती है, जिसके द्वारा वह भोजन बनाने में असमर्थ होती है पत्तियां, और पत्तियों में पीलापन आ जाता है और उसके कुछ दिनों बाद यह पत्तियां सूख कर गिरने लग जाती हैं, जिसके द्वारा बल्ब का या शल्क का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि नीम द्वारा निर्मित कुछ कीटनाशक हैं, जैसे ग्रे नीम है, इकोनीम है या फिर नीम तेल। उनका 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आवश्यकता अनुसार फसल पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। इसमें एक पीले प्रपंच का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो थ्रिप्स रहती है वो पीले प्रपंच पर चिपक जाती है, जिसके द्वारा प्रबंधन आसानी से हो सकता है। अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो हम रासायनिक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL प्रति लीटर पानी की दर से हम आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। एक और इसमें कीड़ा लगता है, जैसे कि कटवर्म, उसे बोलते हैं कटवर्म, क्योंकि यह पौधे की जो पत्तियां रहती हैं उसको काट कर फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह छोटे छोटे पौधों की जड़ों को काट देते हैं, जिसका प्रबंधन इसमें क्लोरपाइरीफास का घोल बनाकर मटके में खेत के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ फसल लगी हुई होती है, और उसमें एक छेद कर दिया जाता है, जिसके द्वारा सिंचाई के माध्यम से यह बूंद बूंद करके फसल तक पहुंचता है, जिससे कि कटवर्म का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। आगे अब हम फसल के कुछ रोगों पर भी चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है रोगों की। तो इस समय प्याज की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यह रोग पहले पत्तियों और डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले धब्बों में आता है। रोग का प्रकोप बढ़ने पर बड़े भूरे रंग के धब्बों में ये बदल जाता है, जिसके कारण फसल की पत्तियां सूख जाती हैं और कंदों का विकास नहीं हो पाता है। इसके नियंत्रण हेतु स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चुनाव करें, खेत में फसल चक्र अपनाएं तथा खड़ी फसल में रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्याज की फसल में एक बैगनी धब्बा रोग आता है, इसे पर्पल ब्लॉच भी बोलते हैं। ये एक फफूंद जनित रोग होता है। ये एक अल्टरनेरिया पोराई फफूंद के द्वारा होता है। इसमें भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बन जाते हैं, जिसके केंद्र में एक बैगनी कलर का धब्बा पड़ जाता है, जो कि पूरी पत्ती को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण पत्ती पीली पड़ जाती है। और यह रोग जो है वो कभी कभी पूरे पौधे पर भी फैल जाता है, जिसके कारण पौधा सड़ जाता है। और इसके प्रबंधन के लिए हम प्रतिरोधी किस्मों का यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का, और 2 से 3 साल के अंतराल पर फसल चक्रण को अपना सकते हैं। रोपाई के 45 दिन बाद खड़ी फसल में मैनकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम उपयोग में ला सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।